नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। जब चुनाव आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं और एक शेर याद आता है मुझे कि हर चीज़ यहाँ की मरकज में, एक रोज़ यहाँ एक रोज़ वहाँ, नफ़रत से न देखो दुश्मन को, शायद वो मोहब्बत कर बैठे। तो अभी चुनाव आ रहा है तो बहुत सारे राजनीतिक दल जो एक दूसरे को बहुत गरिया रहे थे, एक दूसरे की इज्जत तार तार कर रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो रहे थे, अब वो सब मिलकर मोदी के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। मोदी मतलब भाजपा के खिलाफ। आजकल भाजपा से ज़्यादा नाम लोग मोदी है तो मुमकिन है, इस बात को लेते हैं। तो 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है वो जो है वो होने वाला है, इसीलिए विपक्षी एकता की बात हो रही है। मिशन 2024 का ताज अपने सिर पर बांधने के लिए विपक्षी पार्टियों का एकजुट होना शुरू हो गया है। इसी कड़ी में आज यानी 23 जून को पटना में सभी प्रमुख विपक्षी दल जो है उनका जमावड़ा हो रहा है। यहाँ पर दरअसल एंटी मोदी कैंपेन को आगे बढ़ाते हुए महागठबंधन की जो है केंद्र में सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एक बैठक बन रही है और इस बैठक के जरिए जो है वो रणनीति तय होगी। दरअसल ये वो भूमि है कि लोग याद करते हैं कि जब कांग्रेस का शासन था, इंदिरा गांधी जैसी लोकप्रिय मुख्य प्रधानमंत्री थी और उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, तो इमरजेंसी के खिलाफ जो लोग लामबंद हुए थे वो लामबंद जो है जयप्रकाश नारायण ने, जो कि बिहार के थे, उन्होंने सारे विपक्षी दलों को एकजुट किया था और कांग्रेस शासन और खास करके इंदिरा गांधी के शासनकाल को उखाड़ने के लिए, और वो प्रयोग सफल हुआ। तो बिहार में कभी बीजेपी के साथ सत्ता संभालने वाले नीतीश कुमार ने अब ये जिम्मेदारी उठाई है। तो एक प्रकार से हम ये मान सकते हैं कि बिहार जो है वो अगुवाई कर रहा है देश में बदलती राजनीति के लिए और विपक्षी एकता के लिए। अब नीतीश कुमार चूंकि इसमें लीडरशिप ले रहे हैं और लीडरशिप ले रहे हैं तो दिल्ली तक दौड़ भाग भी कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं से अलग अलग मुलाकात करके उन्होंने सबको जुटाया है। उम्मीद है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे के साथ साथ ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, सब जैसा कि उन्होंने कहा भी है कि वो इसमें सहमत हैं। तो एंटी मोदी कैंपेन के लिए सभी ये पार्टी की जो है इनका महामंथन होने जा रहा है। बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस अध्यक्ष जैसा मैंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे, विपक्ष के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, ये सब लोग ने जो कि आने के लिए सहमति दी है। अब सवाल ये है कि ये लोग मोदी के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। इनके अलावा के स्टालिन, शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने भी कहा है कि वो आएंगे और वो सारी विपक्षी पार्टियां जो है मोदी सरकार की तानाशाही से छुटकारा पाने के लिए एकजुट हो रही हैं। तो इनको एक साथ एक इकट्ठा करने वाले फैक्टर में यदि हम किसी की बात करें तो वो मोदी जी हैं। अब मोदी जी अमेरिका में अपना परचम बुलंद कर रहे हैं, वो अमेरिका में घूम रहे हैं, वो जो बाइडन के यहाँ पार्टी कर खाना खा रहे हैं और उनके खाने का मीडिया में गुणगान हो रहा है और वो विश्व के नेता बनने की कवायद कर रहे हैं। और यहाँ पर 2024 का इलेक्शन है जहाँ पर विपक्षी पार्टी जो है वो एकजुट हो रही है। अब सारी जो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में सब एक साथ होना चाहती है। और चूंकि पूर्व में उदाहरण है कि जब विपक्ष ने मिलकर लड़ा है तो उसने सत्ता भी हासिल की है और जो बहुत स्थापित कांग्रेस थी उसको उखाड़ फेंका और बाद में भाजपा जो एनडीए थी उसको भी लोगों ने चलता किया। तो लोगों को लगता है कि विपक्षी एकता जो है वो यदि हम सब मिल के लड़ेंगे तो निश्चित रूप से हम जो है वो कहीं ना कहीं जीत हासिल कर सकते हैं। तो अगर हम 90 का दशक है जो है वो गठबंधन काल था, कुछ वर्षों को छोड़ दें तो कांग्रेस उस समय महाताकतवर रही। बीजेपी को 303 सीटें पिछले इलेक्शन में मिली थी, कांग्रेस को तो 400 से ज़्यादा सीटें पहले वो पा चुकी थी। 1967 से जब विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस के खिलाफ पहली बार विपक्षी एकता की धुन सुनाई दी। भारतीय क्रांति दल, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जनसंघ ने मिलकर मोर्चा बनाया
बिहार, यूपी, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, मद्रास और केरल में कांग्रेस इस विपक्षी एकता के तहत हार गई थी। जनवरी 1977 में देश में इमरजेंसी लगी। 19 महीने हो गए थे। इंदिरा गांधी को अपनी गलती और लोगों के गुस्से का एहसास हो गया, इसलिए 18 जनवरी को अचानक से इंदिरा गांधी ने 1977 में लोकसभा चुनाव कराने का ऐलान कर दिया। इसके 5 दिन बाद ही 23 जनवरी 1977 को 10 विपक्षी दलों ने मिलकर एक पार्टी बनाई। इस पार्टी का नाम था जनता पार्टी। बाद में जनता पार्टी बहुत लंबी नहीं चली और उसमें शामिल हुई जनसंघ, जो बाद में भाजपा हुई, वो जो है उसने अभी देश पर अपनी सत्ता बनाए रखी और बड़ी सत्ता बनाए रखी। तो ये लोग वैचारिक रूप से अलग अलग होने के बावजूद ये पार्टियां जो है जयप्रकाश नारायण के जेपी के आह्वान पर एकजुट हुई। 1:1 फार्मूले के तहत ही जनता पार्टी के खिलाफ कई दलों ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे। इंदिरा गांधी की पार्टी ने जो है उनको उस चुनाव में 200 से भी कम सीटें मिली। 1989 में इसी फार्मूले से राजीव गांधी को हराकर वीपी सिंह पीएम बने। 89 में लोकसभा चुनाव में 2 राष्ट्रीय पार्टियां मैदान में थी, एक कांग्रेस और दूसरी उस वक्त की कई पार्टियों का गठबंधन नेशनल फ्रंट बना। 1989 में लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की करारी हार हुई। उन्हें केवल 197 सीटें ही मिली। वीपी सिंह देश के 7वें प्रधानमंत्री बने और देवीलाल जो है देश के दूसरे उप प्रधानमंत्री बने। 1996 के पहले एचडी देवगौड़ा और फिर 97 में इंद्र कुमार गुजराल ने जो है प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे तक थर्ड फ्रंट ने सरकार चलाई, लेकिन कांग्रेस की बैसाखी से। उसके बाद तो जनता ने तौबा कर ली और फिर उनको लगा कि ये जो टुकड़े टुकड़े की सरकार है ये नहीं होना चाहिए और केंद्र में एक स्थायी सरकार होनी चाहिए। फिर अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और अब नरेंद्र मोदी। 1997 के बाद अब तक के 25 साल में सिर्फ 3 पीएम हुए हैं। इस बीच में सीपीएम की अगुवाई में 2009 में थर्ड फ्रंट का जो है एक टेस्ट हुआ जो बुरी तरह से फेल साबित हुआ। अब मोदी को हराने के लिए थर्ड फ्रंट का परफॉर्मेंस कितना कारगर होगा ये समझना मुश्किल है। अभी ये बात क्यों हो रही कि नीतीश कुमार अचानक से आ गया है। दरअसल राहुल गांधी, पहले कांग्रेस इसके लिए सहमत नहीं हो रही थी और कांग्रेस को लग रहा था यदि देश में किसी को लीड करना है तो कांग्रेस करेगी, पर इस बीच में राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता चली गई और अभी वो लोकसभा में है नहीं और इस मामले में अभी कोई फैसला भी नहीं हुआ है। तो अब सवाल ये है क्या राहुल गांधी लोकसभा में जा पाएंगे? अगर वो लोकसभा में नहीं जाते हैं तो फिर ये नेतृत्व कौन करेगा? तो नीतीश कुमार जो कि राजनीति के बड़े कुशल चितेरे हैं और समझते हैं कि वो हमेशा कभी बीजेपी के साथ होते हैं, कभी लालू प्रसाद जिसको वो गरियाते हैं उनकी पार्टी के साथ होते हैं, कभी किसी और को जोड़ लेते हैं। तो उनमें ये एक समझ है और वो थोड़े सुलझे हुए नेता हैं, समय की नब्ज को पहचानते हैं। तो अब वो चाहते हैं कि 9 साल तक सत्ता में रहने वाली बीजेपी को जो है वो कैसे यहाँ से हटाएं, जबकि बीजेपी का और लोगों का मानना है कि मोदी जी और बाकी में या भाजपा और बाकी में जमीन आसमान का अंतर है। 2024 के लिए जो भी ये नए समीकरण बन रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि कर्नाटक और हिमाचल के बाद जो है बीजेपी कमजोर हुई है और उसको अगर सब लोग मिल जाएंगे तो 2024 की जो सियासी जंग है वो जीत सकते हैं। पर यहाँ ये देखना पड़ेगा कि जो नरेंद्र मोदी या भाजपा है, अगर हम उसको कहें कि 100 नंबर पे वो है तो बाकी लोग 25वें नंबर पे आते हैं, 75 नंबर का गैप दिखता है। पर ये गैप कैसे भरेगा अगर वाकई में सब लोग एकजुट हुए? पर सवाल ये है कि जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कांग्रेस को हराते हैं, पंजाब में हराते हैं, वो अगर चुन के भी आ जाते हैं साथ में तो वो क्या एक साथ रहेंगे? ये भी एक चुनौती है कि जहाँ जहाँ भी हमने पिछले चुनाव में देखा कि जहाँ गैर भाजपा सरकार बहुमत में थी या बनी, उसको भाजपा के लोगों ने एन के एन प्रकारेण उनमें फूट डाली, वहाँ के विधायक तोड़े और अपने साथ मिला लिया। अभी हम लगातार देख रहे हैं कि ये खेल चल रहा है। ऐसे में ये बहुत सारे दल जो आए दिन एक दूसरे के खिलाफ राज्यों में चुनाव लड़ते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। जिस अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के कांग्रेसी पानी पी पी के कोसते हैं, उस केजरीवाल को क्या वो अपना नेता मानेंगे? जहां मुलायम सिंह यादव की पार्टी अखिलेश यादव, चूंकि अभी वहां पर कांग्रेस बहुत पीछे चली गई है, तो वो बाकी लोगों के साथ किस तरह से, मायावती के साथ या बाकी लोगों के साथ किस तरह से
करेंगे, ये भी सोचने की बात है। ऐसे अलग अलग राज्यों में हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो पार्टियां हैं उनकी आपस में राज्यों में बहुत टकराहट है। अगर वो बीजेपी के खिलाफ या नरेंद्र मोदी को 2024 की जो विजय यात्रा उससे रोकना चाहते हैं तो इनके सामने ये कठिन चुनौती है। अब चूंकि ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि इसके पहले ये हो चुका है कि विपक्षी दलों ने एकजुट होकर इंदिरा गांधी जैसी ताकतवर प्रधानमंत्री को पद से हटा चुके हैं। तो उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी उतने ताकतवर तो नहीं है जितनी लोकप्रिय इंदिरा गांधी थी, पर बावजूद इसके अब की राजनीति में और तब की राजनीति में जमीन आसमान का अंतर। इस समय राजनीति में मीडिया की और सोशल मीडिया की जो भूमिका है वो बहुत चौंकाने वाली है। मोदी जी अमेरिका में है पर अधिकांश मीडिया में मोदी जी छाए हुए हैं। वो क्या कर रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये, और जो बहुत सारे लोग हैं सोशल मीडिया में उनको लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है। और अभी तक के जो परसेप्शन है, राज्य के लोग भी बहुत चतुर हो गए हैं, वो राज्य में दूसरी सरकार चुनते हैं और केंद्र में दूसरी सरकार चुनते हैं। हमने पिछले चुनाव में हमने देखा कि जिस राज्य में छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पे कांग्रेस विजयी हुई, उसी राज्य में जब लोकसभा का चुनाव आया तो उन्होंने भाजपा को वोट दिया। इसी तरह मध्य प्रदेश में हुआ। तो अभी मतदाता इतना जागरूक हो गया कि वो जानता है कि किसको वोट देना है। अब वो ये विपक्षी एकता में देखेगा कि क्या ये लोग एक सत्ता को पे काबिज होने के लिए एकजुट हैं या वाकई में ये चाहते हैं कि ये जो तानाशाही, जिसको कथित तानाशाही है, उससे मोदी जी की जो कहना चाहिए कारपोरेट परस्ती है जिसकी बात ये लोग लगातार कर रहे हैं, उससे मुक्त होने के लिए, ये बहुत सारी चीज़ों से मुक्त होने के लिए साथ हुए, या ये लोग सब अवसर की तलाश में हैं और जैसे इनको कोई मनचाहा पद नहीं मिलेगा या उनको उनकी मान मनोबल नहीं होगी, पूछ परख नहीं होगी, तो ये छिटक जाएंगे। तो लोग, जो आम नागरिक है, वो चाहता है कि एक ऐसी सरकार हो जो मजबूत हो और एक मजबूत इरादे से चले। और ये बात तय है कि बहुत सारे दलों ने मिलकर हमारे देश में सरकार चलाई, अल्पमत वालों ने भी बाकी लोगों का समर्थन लेकर सरकार चलाई। तो हमारे देश में इस समय लोकतंत्र में बहुत मज़ेदार उदाहरण है, सब तरह के उदाहरण हैं। पूर्ण बहुमत से भी सरकार चलाने के उदाहरण है, अल्पमत में रहते हुए भी सरकार चलाने के उदाहरण है, बाहर से समर्थन लेकर भी सरकार चलाने के उदाहरण हैं। हमने देखा कि चंद्रशेखर भी बहुत कम लोगों के साथ प्रधानमंत्री बन जाते हैं और प्रधानमंत्री रहते हैं, वीपी सिंह भी इसी तरह करते हैं। तो बहुत सारे लोग आकर अलग अलग उदाहरण इस पूरे, अगर हम कहें कि देश में जवाहरलाल नेहरू से नरेंद्र मोदी तक जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उनके समय में यदि कांग्रेस के स्वर्णिम काल को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद लगातार एक बहुत क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं थी। बीजेपी ने क्लियर कट मेजॉरिटी लाई और बम्पर मतों से वो जीतकर अभी सत्ता पे काबिज है। दोस्तों, 2024 के जो सियासी जंग में जो एक बड़ा हथियार या कहने चाहिए एक बड़ा फार्मूला लेकर बीजेपी आने वाली है, जिसकी सुगबुगाहट पूरे देश में है, वो है कॉमन सिविल कोड। दरअसल एक समान नागरिक संहिता की बात बीजेपी बहुत लंबे समय से कर रही है। वो कहती है कि देश में जो अलग अलग कानून चल रहे हैं वो कानून सब देश के लिए एक होना चाहिए और इसके बहुत सारे फायदे भी वो गिना रहे हैं। और बहुत सारे लोग जो भाजपा की बात से सहमत हैं उनको लगता है कि एक देश में एक कानून होना चाहिए, जबकि हम बार बार कहते हैं कि हमारे में विविधता में एकता हमारी ताकत है। हम अलग अलग जो धर्म हैं उनको सबको हमने स्थान दिया है और सबको समान रूप से हम इज्जत देते हैं और उनके लिए जो उनकी परंपराएं हैं, उनके कानून हैं, उनकी इज्जत हमने की है। पर अब ये आ रहा है कि अगर समान जो है कॉमन सिविल कोड यदि लागू हो जाएगा तो इसमें बहुत सारे जो हैं एक ऐसे कानून जो धर्मनिरपेक्ष हो, जो किसी जाति या धर्म से ऊपर उठकर एक देश के नागरिकों के लिए समान हो, ये बात की जा रही है। इसमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता को लागू करने की जिम्मेदारी की बात भी की जा रही है। तो आने वाले समय में अगर ये सब होता है तो ये जो धर्मों के पर्सनल लॉ बोर्ड हैं समाप्त हो जाएंगे और नागरिकों के लिए समान कानून बनाए जा सकेंगे। ये बात बीजेपी इस चुनाव में बहुत जोर शोर से करने वाली है, क्योंकि उन्होंने कश्मीर से जो धारा 370 हटाने की बात की थी वो पूरा कर दिया। राम जन्मभूमि भला ही वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ, वो भी हो गया। स्वच्छता के लिए उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान हमारा होगा, वो भी हो गया।
उन्होंने एक नेशन एक राशन कार्ड वो भी कर दिया। उन्होंने नोटबंदी करनी थी वो कर दी, पर काला धन तो लौट के नहीं आया। तो उनने सोचा था, तो लोगों को लगता है कि अब ये हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ना है इसको, तो कहीं ना कहीं अगर एक समान संहिता रखेंगे तो इससे बहुत सारे लोगों की आइडेंटिटी खो जाएगी। और जो लोग बहुत सारे लोगों से किन्हीं भी कारणों से, उनके पहनावे के कारण, उनके धार्मिक रीति रिवाज के कारण, उनको उनके धर्म के कारण मिली छूट से लोगों को जो ऐतराज है, उनको लगता है कि इससे सारी समस्या का हल हो जाएगा। तो विपक्षी एकता में ये बात भी होगी कि विपक्षी एकता किन किन मुद्दों पर बात करती है और किन मुद्दों पर नरेंद्र मोदी जी और भाजपा का विरोध करती है, उनका एजेंडा क्या होता है, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम क्या होता है, ये भी हमको देखना पड़ेगा। यदि वो मिनिमम कॉमन प्रोग्राम लाते हैं और इस देश की जनता को ये बताने में सफल होते हैं कि नहीं, ये जो कुछ चल रहा है हम इसके खिलाफ हैं और हमारी सोच ऐसी है, वरना कभी आप पार्टी को बीजेपी की सेकंड टीम कहा जाता है, कहीं दूसरे राज्य में किसी दूसरे को कहा जाता है, तो बहुत बार लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि अभी वैचारिक रूप से लोग बहुत क्लियर नहीं है कि आप किस विचारधारा में हैं। कभी कभी हम चौंक के देखते हैं कि जो कांग्रेस है उसकी जो विचारधारा, उसी के लोग उसके खिलाफ बात करने लगते हैं। इस समय नेहरू गांधी के खिलाफ जो बात होती है उसमें जिस तरह का पुरजोर विरोध होना चाहिए वो नहीं होता है। तो कई बार सत्ता की चाहत या पद पे बने रहने की चाहत या हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, ये सब की वजह से, या हम ऐसा कुछ करें कि वोट विभक्त हो जाए, तो कई बार विपक्ष के लोग भी चेहरा तो विपक्ष का रखते हैं पर वो इनके साथ मिले होते हैं, एक दुर्भी संधि होती है। तो ये भी विपक्ष को समझना पड़ेगा कि कहीं दुर्भी संधि के लोग भी तो इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। देश विविधता के साथ जैसा रह रहा है वैसा रहेगा, पर बीजेपी 2024 के चुनाव को फिर से जीतना चाहती है, इसलिए उसकी पूरी नज़र विपक्षी एकता पर है। और विपक्ष भी चाहता है कि वो भी जानता है कि हमारे सामने भाजपा और नरेंद्र मोदी बहुत ताकतवर हैं, हम इनको कैसे अलग करेंगे, ये भी एक चिंता की विषय। तो चलिए देखते हैं दिन भर की गतिविधि पे कि क्या होती है विपक्षी एकता में आज बातचीत, और कौन क्या कहता है। आने वाले दिनों में ये एकता क्या गुल खिलाती है, ये समय बताएगा। नमस्कार।